Hey you all fascinating people, welcome back in the part 2 of this 22414 हजरत निजामुद्दीन मडगांव राजधानी एक्सप्रेस। पार्ट 1 में हमने हजरत निजामुद्दीन से रतलाम जंक्शन तक का सफ़र देखा था। अब आगे इसी जर्नी को हम कंटिन्यू करेंगे इस पार्ट 2। हो रही है झमाझम बारिश और यहीं पे हमारा इवनिंग स्नैक आ गया है, जिसके अंदर हमें दिया गया है एक मिक्स सैंडविच, साथ में वही अपने डिप टिकट बासी चिक्की, जिसे अपने उत्तर प्रदेश में दलपट्टी भी कहा जाता है। यहाँ पे है गर्मा गर्म कचौड़ी और भाई बाहर बारिश हो रही है और कचौड़ी खाने का मतलब असली मज़ा तो इसी में है। ये रहा लाइट मिक्सचर। वैसे मेरी साइड अपर बर्थ है, बट देखिए इधर आराम से पूरा खाली है तो मैं इधर ही आके बैठा हुआ हूँ। भाई बाहर बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी ठंड है, गर्मा गर्म कचौड़ी। भाई इतनी बार राजधानी एक्सप्रेस में जर्नी की है, लेकिन भाई आज कचौड़ी खा के मज़ा आ रहा है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी जर्नी करी है ना हमने सारे गर्म रीजन की तरफ करी है। यहाँ बाहर देखिए बारिश हो रही है और कचौड़ी, मज़ा आ गया। अगर समोसे होते ना या इसके साथ में हरी चटनी हो जाती और मज़ा आता। इस वक्त हम गोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। शाम के 6:15 हो रहे हैं इस वक्त। हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है इधर की तरफ। इधर से आप उतर के वडोदरा, रतलाम, उज्जैन, दाहोद की ओर जा सकते हैं। और धीरे धीरे बूंदाबांदी बढ़कर तेज़ बरसात होने लगी है। जब भी मैं गोधरा जंक्शन से पास करता हूँ या यहाँ पे आता हूँ ना, तो मुझे वो 2002 का दर्दनाक मंजर याद आ जाता है। मतलब हमने तो सिर्फ सुना ही है उसके बारे में। वो यूँ था ना कि साबरमती एक्सप्रेस एक ट्रेन चला करती है वाराणसी से अहमदाबाद के बीच में, तो वो यहीं गोधरा जंक्शन पे आके खड़ी हुई थी ना, मतलब आउटर पे थी मेरे ख्याल से। तो कुछ अराजक तत्वों ने पता क्या किया था, मतलब पूरे दरवाजे लॉक कर दिए थे और उसके बाद उसके अंदर पेट्रोल वगैरह भर के, मतलब 2-4 उसके कोचेस में थे, वो पूरे जला दिए गए थे। तो हम सोचिए यार, मतलब एक साइंटिफिकली प्रूवन है कि यार जलने से बदतर मौत में शायद ही कोई होती होगी। अब आप इमेजिन करिए कोई जिंदा जले और कुछ लाचारी में कर भी ना पाए। और उसी के बाद फिर आपने आगे देखा था कि क्या क्या हुए, और आज तक बहुत सारे लोग उसका खामियाजा चुका रहे हैं सिर्फ कुछ लोगों की वजह से। गोधरा जंक्शन से वडोदरा जंक्शन का डिस्टेंस 70 किलोमीटर का है, तो मेरे ख्याल से अगले 40 मिनट में हम वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। अपने इस पूरे सफर के दौरान ये ट्रेन 9 हॉल्ट्स पे रुकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही हॉल्ट्स ऐसे हैं जहां पे ये ट्रेन 10 मिनट का हॉल्ट लेती है। एक इसका सबसे पहला हॉल्ट यानी कोटा, और दूसरा ये वडोदरा रेलवे स्टेशन पर आकर 10 मिनट का हॉल्ट लेती है। बाकी इसके अलावा या तो 2 मिनट रुकती है या तो 5 मिनट रुकती है। तो जो लोग पार्ट 1 में मेरे साथ इस ब्लॉग के नहीं जुड़े थे, तो मैं अभी आप सभी को कोच कॉम्पोजिशन और फेयर की जानकारी दे देता हूँ इस ट्रेन की। अगर आप पार्ट 1 में जुड़े हुए थे तो अगले कुछ सेकंड आप स्किप कर सकते हैं। ट्रेन में 11 थर्ड एसी के कोच लगते हैं,
5 इसमें AC 2 टायर के कोच लगते हैं, एक इसमें फर्स्ट AC का कोच लगता है। AC 3 टायर का फेयर आपको पड़ेगा तकरीबन 3200 रुपीज़ से लेकर 4000 रुपीज़ के बीच में। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि ट्रेन में डायनेमिक फेयर लगता है। अगर आप 4 महीने पहले बुक कर लेंगे ना तो आपको बहुत सस्ती टिकट पड़ेगी। अगर लास्ट मोमेंट में टिकट बुक करेंगे ना तो आपको कंपेरेटिवली काफ़ी महंगी पड़ेगी। और यही आपको इसकी इस 2 टायर में फेयर पड़ेगा तकरीबन 4200 रुपीज़ से लेके 5500 रुपीज़ के बीच में। AC फर्स्ट क्लास में आप किसी भी टाइम बुक कीजिए, आपको फेयर देना होगा 6900 रुपीज़। ये देखिए, ये है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। आने वाले 2-3 सालों के अंदर मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ फेज़ तो इसका ज़रूर से ओपन हो जाएगा बुलेट ट्रेन का। शाम के 7:15 हो रहे हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गुजरात के वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे मडगांव राजधानी एक्सप्रेस की पहुंचने की टाइमिंग है शाम को 5:27 और यहाँ पे ये ट्रेन 10 मिनट का हॉल्ट लेती है। वडोदरा जंक्शन का स्टेशन कोड है BRC। और अगर आप रेल फैन हैं तो आपको पता होगा यार, वेस्टर्न रेलवे की जितनी भी ट्रेन होती है उसमें कौन से लोकोमोटिव लगते हैं पैसेंजर्स में, या तो WAP7 या तो WAP5, और वो सारे के सारे आपने मोस्टली देखे होंगे BRC शेड के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वेस्टर्न रेलवे का जो डेडिकेटेड WAP7 WAP5 शेड है ना, वो यहीं वडोदरा में ही है। और यहीं बेस्ड के लोकोमोटिव सारे एक्सप्रेस और पैसेंजर सुपरफास्ट ट्रेनों में लगते हैं। वडोदरा का जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चल जाती है एकता नगर की तरफ, एक लाइन यहाँ से चल जाती है अहमदाबाद की तरफ, एक लाइन जिसके ऊपर से हमारे यानी आती है रतलाम की तरफ से, एक लाइन आगे चल जाती है सूरत की तरफ। वडोदरा सिटी एक काफ़ी डेवलप्ड सिटी है, साथ ही साथ इसे ना गुजरात की कल्चरल कैपिटल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी गुजरात की जो कल्चरल हेरिटेज वगैरह है ना उसको आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे घूमने लायक भी कई सारी जगह है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर, जैसे मैंने अभी बताया, एक लाइन एकता नगर के लिए चली जाती है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे एकता नगर है जिसे केवड़िया भी कहते हैं। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू, जिसे कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि हमारे देश के सबसे पहले गृह मंत्री थे, उनको स्टैचू है द स्टैचू ऑफ यूनिटी। अभी तक हमने 981 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। तकरीबन इतना ही डिस्टेंस अभी हमें और कवर करना है, तब जाके हम पहुँचेंगे मडगांव रेलवे स्टेशन। अच्छा, अगर आप में से कोई वडोदरा से है तो मुझे बताइए ऐसी कौन सी ट्रेन है जो कि वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप करती है। अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइए, इसका आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर आपको तो पता है हर मूलभूत सुविधाएं मिल जाएंगी, और तो और यहाँ पे कुछ सुविधाएं ऐसे भी मिल जाएंगी ना जो कि मतलब मेरे ख्याल से हर रेलवे स्टेशन पे होना चाहिए। सैनिटरी पैड वगैरह भी मिल जाएंगे। मतलब पहले तो एक तो सैनिटरी पैड को लेके बहुत सारी लड़कियाँ झिझकती हैं, लड़के भी झिझकते हैं, पता नहीं ऐसा क्या है उसमें। हाँ, यहाँ स्टेशन पे आपको सैनिटरी पैड्स वेंडिंग में मिल जाएगी, तो अगर ट्रैवलिंग के दौरान आपको कभी ऐसी कोई दिक्कत है, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, अगर आपको चाहिए होगा तो यहाँ आपको स्टेशन पे मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से ये जो जितने भी बड़े रेलवे स्टेशन हैं उन सभी रेलवे स्टेशन पे ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको वडोदरा का गवर्नमेंट बस स्टैंड भी मिल जाएगा, जहाँ से आपको गुजरात के हर जगह जाने के लिए बसेस मिल जाएंगी। और तो और भाई बहुत ही एडवांस वो बस स्टॉप है यार। मतलब मेरे को तो शुरू में लगा था कि यार ये क्या चीज़ है, जब मैं पहली बार उधर गया था। जस्ट स्टेशन से बाहर निकलते साथ ही है, उसके बगल में बर्गर किंग भी है। अगर आपको खाना पीना है तो वहाँ से जाके खा सकते हैं बर्गर वगैरह।
रात्रि के 8:45 बज रहे हैं। इस वक्त हम आ चुके हैं द डायमंड सिटी ऑफ वर्ल्ड, गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन में। इसे डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्ल्ड का 90% जो डायमंड की कटिंग, पॉलिशिंग, उनकी डबिंग वगैरह की जाती है ना, वो अकेले यहीं सूरत में की जाती है। और इसे इंडिया का द टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम होता है। ये गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद के बाद। सूरत का स्टेशन कोड है ST, आप देख सकते हैं। ठीक ठाक पैट्रोनेज देता है सूरत हर ट्रेनों को। सूरत रेलवे स्टेशन पे मडगांव राजधानी एक्सप्रेस की टाइमिंग थी शाम को 7:14। यहाँ पे ट्रेन 3 मिनट का हॉल्ट देती है। इनिशियली त्रिवेंद्रम राजधानी और मडगांव राजधानी एक्सप्रेस सूरत और रतलाम रेलवे स्टेशन स्किप किया करते थे, लेकिन बाद में यहाँ से आप जानते हैं एक बहुत ही पावरफुल लीडर आती थी, तो उनकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है। और उनकी वजह से ही नहीं, मेरे ख्याल से ये डिजर्विंग रेलवे स्टेशन भी है। यार इतना बड़ा ये शहर है और इसे कैसे कोई ट्रेन स्किप कर सकती है। और पेट्रोनेज वगैरह भी हर ट्रेनों को ठीक ठाक देता है। स्टेशन पे आपको खाने पीने की कई सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। और तो और यहाँ पे 400 से भी ज़्यादा ट्रेनें आके हॉल्ट लेती हैं। वन ऑफ द बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है। मुझे वेस्टर्न रेलवे की सबसे अच्छी खास बात पता है क्या लगती है? इस पे यार रेलवे स्टेशन पे आउटर पे ट्रॉलिंग नहीं होती है। मतलब इतनी तेज़ी से ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है और उतनी तेज़ी से निकल भी जाती है। हमारे यहाँ पता नहीं कब ऐसा होगा NCR में, खासतौर पर प्रयागराज, कानपुर ऐसे स्टेशन पे। एक टाइम पे ना सूरत इंदौर के पीछे सबसे क्लीनेस्ट सिटी हुआ करता था। आप जानते हैं इंदौर तो अनडाउटली कितनी बार इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी रह चुका है, लेकिन अगर उसे कोई टक्कर देता था ना तो वो सूरत ही था। लेकिन अभी पिछले 1-2 सालों में ना इसकी पोजीशन काफ़ी नीचे आती गई है। सॉरी यार, तापी रिवर मैं आप सभी को दिखा नहीं पाया। एक्चुअली क्या हुआ था ना, हमारा डिनर आ गया था तो मैं उसे कलेक्ट कर रहा था, उतने में तापी रिवर चला गया। तो भाई मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। बस 3 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद हमारी ट्रेन का यहाँ से प्रस्थान हो चुका है। अब ट्रेन सीधे जाके रुकेगी वसई रोड रेलवे स्टेशन। हमारा डिनर हमें सर्व कर दिया जा चुका है। देखिए यहाँ पे हमें दी गई है चपाती, इसके अलावा यहाँ पे है दही, हमारे पास स्वीट में रसगुल्ला, यहाँ पे हमारे पास है दाल, ये है पनीर, ये है जीरा राइस। मैंने एक एक्स्ट्रा रोल भी ले लिया था चपाती का क्योंकि इतने में मेरा पेट नहीं भरता है। इसके अलावा हमारे पास कर्ड है, यहाँ है हमारे पास मिक्स्ड पिकल। तो आप कंपेयर कीजिए, अगर पार्ट 1 की वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें हमें कितना कम क्वांटिटी दिया गया था और यहाँ हमें फुल क्वांटिटी दी गई है। ये होता है प्रॉपर डिनर। चलिए क्वांटिटी तो पूरी हमें दे दी गई है, अब देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। ये है पनीर की सब्ज़ी। चलो भाई, पनीर में पनीर तो दिख रहे हैं। दाल मेरे को थोड़ी सी पतली लग रही है, सुबह वाली दाल अच्छी थी। बाकी टेस्ट करके देखेंगे कैसा है। यहाँ अपने पास जीरा राइस है, इसके अलावा स्पंज है। हाँ चलो स्पंज तो है। रोटी भी ठीक है। ये रोटी और पनीर को टेस्ट करते हैं क्योंकि सुबह सारा कलेश ही पनीर का हुआ है। कोई ऐसी खास इम्प्रूवमेंट नहीं है, बस हाँ क्वालिटी फुल कर दी गई है। बाकी दाल देखते हैं। यार दाल बताऊँ, अभी वाली दाल तो एकदम ही बकवास है। जैसे सुबह की पनीर थी ना, वैसे अभी की दाल है। लेकिन जो हमने सुबह दाल खाई थी ना, वो सही थी। और पनीर तो मतलब एक तरह से सुबह जैसा ही है, बस थोड़ी इसकी ग्रेवी हल्की है। तो खाना वही है, 7 आउट ऑफ 10 दे देते हैं इसे, क्योंकि एटलीस्ट क्वांटिटी तो हमें पूरी दी गई है। इस वक्त हम बिलीमोरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे 110-130 स्किप तो नहीं होता है, बहुत स्लो स्किप होगा। और यहाँ पे हम ओवरटेक करेंगे कि वडोदरा वलसाड इंटरसिटी एक्सप्रेस को। और उसकी खास बात बताऊँ क्या है, उसमें अभी भी नॉन AC डबल डेकर कोच लगता है, जो कि पहले फ्लाइंग रानी में लगा करता था। बिलीमोरा इसलिए स्पेशल है ना क्योंकि यहाँ से अभी भी एक लाइन जाती है वैगई की तरफ, जो कि बिल्कुल नैरो गेज है और उसे ना इंडियन रेलवे प्रिजर्व करके भी रखेगा। उसके ऊपर एक विस्टा डोम ट्रेन भी चलती है और अभी मानसून का टाइम है तो परफेक्टली है। अपने इस मानसून सीरीज़ में मैं सोच रहा हूँ कि उसे ऐड कर लूँ।
9:43 पे वसई रोड रेलवे स्टेशन पहुंचने की हमारी टाइमिंग थी। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे हमारा अराइवल हो रहा है। ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। जो ट्रेनें मुंबई नहीं जाती हैं और आगे कोंकण की तरफ जाना होता है या पुणे वाली लाइन लेनी होती है ना, वो सभी ट्रेनें आके वसई रोड रेलवे स्टेशन पे 5 मिनट या 10 मिनट का हॉल्ट लेती हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ से आपको लोकल मिल जाएगी, जिससे आप डायरेक्ट चर्च गेट की तरफ जा सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटे 45 मिनट के डिले से हम वसई रोड रेलवे स्टेशन पहुँचे हैं। अब यहाँ से ट्रेन निकलेगी और जाके रुकेगी नवी मुंबई के पनवेल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से पनवेल तकरीबन 65 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। अब मुंबई में अपन एंटर कर चुके हैं तो 130 की स्पीड तो इसे मिलेगी नहीं, तो धीरे धीरे शायद लोकल के साथ साथ चलते चलते 1 घंटे के अंदर हम पनवेल पहुँच जाने चाहिए, अगर अच्छी किस्मत रही, अच्छी कंट्रोलिंग मिली तो। और यार मुंबई हो या कोई सा भी बड़ा शहर हो भाई, यहाँ फ़ोन वोन निकालने में बड़ा डर लगता है, क्योंकि यार बहुत तेज़ी से झपट्टे मारते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, चाहे अपना बिहार हो, यूपी हो। ऐसे बड़े बड़े शहरों में भाई ये सब कांड होते रहते हैं। तो भाई अब मैं ज़्यादा बाहर निकालूंगा नहीं अपना फ़ोन। हाँ, तो आपसे भी मैं यही कहूँगा कि भाई बाहर अपना फ़ोन वगैरह निकाल के मत रहा करिए। हम जैसे क्रिएटर्स लोग हैं जिन्हें कंटेंट बनाना होता है, हम बहुत मुश्किल से निकालते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि हम ना अंधा निकाल के खड़े रहते हैं भाई, पूरी आँखें एक्टिव रहती हैं कि हाँ भाई देखो कुछ हुआ तो नहीं। तो आप सभी लोगों से रिकमेंडेशन है कि भाई फ़ोन अंदर रखा करिए। एटलीस्ट 5-10 मिनट की बात है, जब आराम से उतर जाइए, घर पहुँच जाइए, तब चलाइए फ़ोन आराम से। 5 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद हमारा डिपार्चर हो चुका है वसई रोड रेलवे स्टेशन से। अपने एक्चुअल टाइमिंग से 90 मिनट्स के डिले के साथ हम आए हैं पनवेल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे हमारी ट्रेन की पहुँचने की टाइमिंग थी रात को 11:05 हम यहाँ पे आए हैं। पनवेल महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है और इसे आप कह सकते हैं नवी मुंबई रीजन का ही पार्ट है। पनवेल में ना 2 रीजन है, जैसे मुंबई का है ना मुंबई और नवी मुंबई, वैसे ही पनवेल में भी एक न्यू पनवेल बनाया गया है। और वो जस्ट लाइक मुंबई की तरह, जैसे नवी मुंबई एकदम बिल्कुल प्लान्ड है ना, वैसे ही पनवेल में न्यू पनवेल है ना, वो भी एकदम प्लान्ड तरीके से बनाया गया है। पनवेल को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से देखिए एक तो हार्बर लाइन है जो कि आगे चल जाती है मुंबई की तरफ, उसके अलावा एक लाइन यहाँ से चल जाती है आगे कल्याण करजत होते हुए पुणे की तरफ, एक लाइन जिसके ऊपर से हमारे यानी आती है वसई की तरफ से, एक लाइन आगे चल जाएगी रोहा होते हुए कोंकण रेलवे की तरफ, और आगे रोहा तक हमारा सेंट्रल रेलवे लगेगा। इसके बाद अपना कोंकण रेलवे स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आप सभी को बताऊँ, कोंकण रेलवे जो है ना वो हमारे इंडियन रेलवे से अलग है। कोंकण रेलवे एक अलग ही कॉरपोरेशन है। बीच बीच में ना सिंधुगढ़ और आसपास के जो कोंकण रीजन के लोग हैं ना, उनकी डिमांड रहती है कि आप कोंकण रेलवे को ना इंडियन रेलवे के साथ मर्ज कर दो। और उनका ये कहना है इसलिए है कि यार देखिए कोंकण रेलवे है ना, जब भी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की बात आती है डेवलप करने की, तो उसमें सीधा कह देता है कि हमारे पास इतना बजट ही नहीं है, ऐसा वैसा नहीं है। तो इससे लोग वहाँ के तंग आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि आप इंडियन रेलवे में मर्ज कर दीजिए ताकि एक बराबर सबको बजट मिले और हमारा भी डेवलपमेंट वगैरह हो। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, अब ये हम दूर से लेके कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या है साल में 1-2 बार आना जाना होता है, या जब भी ट्रेन से आते जाते हैं वही है, तो उसमें क्या जज कर सकते हैं। बाकी अगर इस सीज़न से कोई आ रहा है, वो मेरी वीडियो देख रहा था, मुझे इस बारे में अगर आपको पता है तो मेरे को ज़रूर शेयर कर सकते हैं अपने अनुभव, अपना एक्सपीरियंस जो आपको पता है वो आप मेरे साथ नॉलेज अपने शेयर कर सकते हैं। पनवेल के पास ही ना मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का दूसरा एयरपोर्ट, जिसे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा गया है, वही बन के अभी कुछ ही सालों में तैयार हो जाएगा। 2018 में इसका शिलान्यास हुआ था, अभी एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। आई गेस 2025 तक तो नहीं, लेकिन 2026 तक तो मेरे ख्याल से आराम से ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। पनवेल जंक्शन का स्टेशन कोड है PNVL। 118+ ट्रेन यहाँ पर आके हॉल्ट लेती हैं। कुछ ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट भी करती है, जिसमें मुझे याद आता है पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस। एक तो सुबह 6 बजे आपने देखा था रेलवे स्टेशन में पहुंच गया था, उसके बाद अभी रात के 12:30 बज रहे हैं। आप समझ लीजिए अगर 6 बजे की ट्रेन बोर्ड करनी है तो आपको ना चाहते हुए भी घर से 4 बजे उठना पड़ेगा। उसके बाद नहाना धोना, वही पैकिंग वगैरह करना, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करना लाइट सा, उसके बाद बैक टू स्टेशन आना, फिर वहाँ पर व्लॉग वगैरह स्टार्ट करना, रिकॉर्ड करना। तो आप सोच सकते हैं मतलब पिछले 24 घंटे के अंदर ना भाई मैं लिटरली सिर्फ 2 से 3 घंटे सोया हूँ। अब नींद पूरी भाई सर पे चढ़ चुकी है और बस कह रही है कि भाई जा और बिस्तर पे पड़ जा। बड़ी दुविधा सी है भाई। एक दिमाग का हिस्सा कह रहा है कि देख भाई थक गया है अब जाके सो जा, और दूसरा हिस्सा कह रहा है नहीं भाई इस ट्रेन में इतने पैसे लगाए हैं तो आराम से सारे स्टॉप कवर करने हैं और भाई स्किप्स वगैरह भी
जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब कवर करना है। तो इसलिए भाई आपने देखा था मेरा पहला पार्ट कितना लंबा हो गया, तो मेरे ख्याल से दूसरा पार्ट लंबा ना हो जाए, इसलिए आज की इस जर्नी को भी ना मैं 3 पार्ट में बनाऊंगा, ताकि तीनों पार्ट में मैं आराम से कवर करूं और वीडियोस ज़्यादा लंबी भी ना हो, क्योंकि अब मुझे ज़्यादा लंबी वीडियोस बनाना पसंद नहीं है। आप में से कई सारे लोग हैं जो कहते हैं कि 40 मिनट का बनाइए, 50 मिनट का बनाइए। तो भाई यार छोटा सा चैनल है मेरा, बस 8000 सब्सक्राइबर है अभी फिलहाल। मेरा ये रहता है ना कि मैं सोचता हूँ कि भाई देखिए इंफोटेनमेंट भी हो जाए और अपनी रेल फैनिंग भी हो जाए, तो मैं दोनों को ना मिला के चलता हूँ। आप में से कई लोग होंगे जिन्हें प्रॉपर रेल फैनिंग पसंद है, कुछ लोग वो होते हैं जिन्हें सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो कैसा है, इसका एक्सपीरियंस कैसा क्या है। तो मैं ना वो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके चलना पसंद करता हूँ। 12:45 AM पे हमारा डिपार्चर हो चुका है पनवेल जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अपने इस 22414 मडगांव राजधानी एक्सप्रेस के पार्ट 2 को हम यहीं पनवेल जंक्शन रेलवे स्टेशन में समाप्त करते हैं। पार्ट 2 की स्टार्टिंग करेंगे सीधा सुबह रत्नागिरी रेलवे स्टेशन से और वहां से कंप्लीट करेंगे पूरा मडगांव रेलवे स्टेशन तक। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो भाई सब्सक्राइब करके जरूर से जाए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। कोई क्यूरी है तो आपके मन में आप वो भी वहीं पर डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं इसी के पार्ट 3 के साथ, तब तक आप सभी लोग ख्याल रखें। जय हिंद आप सभी को।